आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसका नाम है नई आर्थिक नीति। बेटा इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ चुके हो, जिसका नाम है एलपीजी पॉलिसी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है आर्थिक सुधार, कि आर्थिक सुधार हमें कैसे करने होते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर टू ऑल दोज मेजर्स which aim at rendering the economic more efficient, competitive and developed। आर्थिक सुधार का मतलब होता है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर हम एक ऐसा सुधार करें जो एक एफिशिएंट हो, कम्पिटिटिव हो, यानी कि किसी दूसरे देश की इकोनॉमी का कंपैरिजन कर सकें, डेवलप हो, विकासशील हो। उसके लिए हमें जरूरत है एलपीजी की। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। नीड फॉर इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। हमें नीड क्यों पड़ी? इंक्रीज इन फिजिकल डिफिक, हमारे राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए। राजकोषीय घाटा क्या होता है बच्चों? जब सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर बिगड़ जाता है। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि विदेशों के साथ हमारा पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस सही रहे। गल्फ क्राइसिस, खाड़ी संकट। खाड़ी संकट क्या है? मिडिल ईस्ट से इंडिया हमेशा से तेल खरीदता आया है, तो इस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का फ़ायदा हमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का डील करने में आसानी रहेगा। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, यानी कि कहने का मतलब है डॉलर, पाउंड, येन, दिरहम्स, ये खत्म हो रहे थे। राइज इन प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतें। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज का मतलब है पब्लिक सेक्टर के जितने भी यूनिट थे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी बिजनेस थे, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एलपीजी पॉलिसीज को लाकर प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना ज़रूरी बन गया था। तो हमारा पहला टॉपिक है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज फ्रॉम कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन के साथ उन प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को ये फ्रीडम मिल गई जिनका जो बिजनेस गवर्नमेंट सेक्टर कर सकते थे, अब प्राइवेट सेक्टर भी उस बिजनेस को कर सकते थे। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या मेजर्स रखा गया? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है कि बहुत से इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था प्राइवेट सेक्टर को अगर वो काम शुरू करना था। तो उसके बाद अगर लाइसेंसिंग सेक्टर को अगर हमने हटा दिया तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी विदाउट लाइसेंस काम करना आसान हो गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर का बोझ अब कम होगा। डिरिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, डिरिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज का मतलब उत्पादन क्षेत्र का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन को बढ़ाना। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अब हमारे देश के अंदर कैपिटल गुड्स बननी शुरू हो जाएगी। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरी। अमीर सा प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल गुड्स बना सकता था। फिजिकल रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार इससे ये हुए। दिस रिफॉर्म इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, इससे सरकार की आय में वृद्धि हुई। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर अगर किसी भी चीज़ को बनाएगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, और टैक्स क्या होती है? गवर्नमेंट की इनकम होती है। एंड लवरिंग द एक्सपेंडिचर इन अ वे दैट इट कॉज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, और इस तरह से किसी भी तरह से प्रोडक्शन और इकोनॉमिक वेलफेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इससे बढ़ोतरी हुई बल्कि प्रोडक्शन की भी और इकोनॉमिक वेलफेयर की। फाइनेंशियल रिफॉर्म, आर्थिक सुधार। दिस रिफॉर्म्स टू द रिफॉर्म इन कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी। इस एलपीजी के आने के बाद कंट्री की मौद्रिक अवस्था और बैंकिंग पॉलिसी यानी कि बैंकों की नीतियाँ भी सुधार में आई। फिर अगला आते हैं हम लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन, जिसको बोलते हैं निजीकरण। इट इम्प्लाइज पार्शियल और फुल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर जैसे कि रेलवे है, सेल है, भील है, ओएनजीसी है, इन जैसे सेक्टर्स पर अब प्राइवेट सेक्टर भी अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकती थी, जिससे पब्लिक सेक्टर जो डूब रहे थे, जिनके पास पैसा नहीं था अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर उनके साथ आकर डेवलप कर सकती थी। जैसे कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी कुछ ही थी भारत में, ठीक है, डैम्स बनाने वाली कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनी कुछ ही थी जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी, यानी कि पीएसयू के अंदर आती थी। मगर प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद उन पीएसयू के साथ मिलकर थोड़ा सा फैक्टर को बल मिला, थोड़ा इकोनॉमिकल फैक्टर मिला पब्लिक सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगा रही थी, जिससे डेवलपमेंट अच्छे लेवल पे शुरू हुई। मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, मींस गवर्नमेंट एंटरप्राइज का कुछ हिस्सा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बहुत सी जगह से ऐसा हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर चलाने में विफल रही, मैनेजमेंट बिल्कुल फेलियर था, तो उस जगह प्राइवेटाइजेशन ने उस जगह पर कब्जा कर लिया। फिर अगला आता है ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने 10th क्लास में चैप्टर में पढ़ा था
ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन मतलब है वैश्वीकरण। तो ये है क्या, बहुत सिंपल सी बात, एक छतरी है। जब एक अम्ब्रेला को हम ओपन करते हैं तो हमें वो बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है। तो ग्लोबलाइजेशन एक छतरी के अंदर, एक अंडर द वन रूफ के अंदर सभी कंट्रीज आके बिजनेसेस को करते हैं। यानी कि इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया से बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, करना आसान हो गया। मीन्स हमारी चीज़ें वहाँ बिकने के लिए जा सकती थी आसानी से, और वहाँ की चीज़ें हमारे यहाँ बिकने के लिए आ सकती थी विदाउट बहुत ही माइनर रेस्ट्रिक्शंस के साथ। Globalization, it is a process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the global economy. Measures of globalization. Globalization से measures क्या है? Increase in equity limit of foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में बढ़ा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एफडीआई और एफआईआई के जरिए इंडिया में पैसा आना। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लंबे टाइम तक के ट्रेड की पॉलिसी इंक्रीज हुई। रिडक्शन इन टैरिफ्स, जैसे कि मैंने कहा कि टैक्स के अंदर छूट दी गई। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कुछ ही सेक्टर के अंदर क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस थी, मतलब इतनी क्वांटिटी आप ला सकते हैं, इतनी क्वांटिटी आप बेच सकते हैं, ऐसी सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई ग्लोबलाइजेशन के अंदर। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है एलपीजी पॉलिसी का? मीन्स हमने जो लाइबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी के ऊपर? पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई, तरह तरह की चीज़ें बननी और जानी शुरू हुई। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ आया। अ चेक ऑन फिजिकल डिफिट, राजकोषीय घाटा कम हुआ। और चेक ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई भी कम हुई। मगर एलपीजी पॉलिसीज की वजह कुछ घाटे भी थे। नेग्लेक्ट एग्रीकल्चर, एलपीजी पॉलिसी के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, यानी कि सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को ग्रोथ करने की वजह से एग्रीकल्चर को बिल्कुल नेग्लेक्ट करा गया। सेकंड, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ अर्बन सेक्टर को ग्रोथ में रखा गया, यानी कि शहरी क्षेत्र को। इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म का मतलब है एक आर्थिक तौर पर सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस हाउस, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ही बिजनेस के अंदर एलपीजी पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे, आ सकते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जगह नहीं मिली थी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि जिस तरह प्रोड्यूसर्स ही बढ़े उस तरह बेटा कंज्यूमर भी बढ़े, जिसके वजह से क्या हुआ, एक फेयर कंपटीशन अराइज नहीं हो पाया एलपीजी पॉलिसी के दौरान। यानी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बननी शुरू हुई, बनने के दौरान कंज्यूमर भी इतनी तेज़ी से बनने शुरू हुए, तो मार्केट के बीच में एक कंज्यूमरिज्म और प्रोडक्शन सेक्टर को लेकर हमेशा से विवाद बना रहा। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म, नीड फॉर इकोनॉमिक बैकग्राउंड और रिफॉर्म पॉलिसीज, लाइबराइजेशन, मेजर ऑफ लाइबराइजेशन, फिस्कल रिफॉर्म, फाइनेंशियल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को कैसे मेजर करना है, ग्लोबलाइजेशन, मेजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी और पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। तो इसको आपने ब्रीफली देखना है, इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली आपने समझना है कि मैंने एक एक टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन करा है। मैं इसके नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपके पास भेजूंगा। उससे पहले बेटा आपने इन सभी टर्म्स को इजीली पढ़ लेना है, ठीक है। थैंक यू।